एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बहुत ही समझदार और दयालु व्यक्ति था। उसकी 4 बेटियां थीं। तो उसकी 3 बेटियां तो बहुत सुंदर थीं और वो उतनी ही ज्यादा घमंडी थी। और एक बेटी थी राधा, वो थोड़े सांवले रंग की थी। उसकी तीनों बहनें उसका बहुत मजाक उड़ाती, उसको बहुत परेशान करती। पर राजा राधा को ही सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसको उन चारों बहनों में सबसे ऊपर रखता। और ये देखकर उसकी तीनों बहनें उससे बहुत जलती। अरे, इस राधा में ऐसा क्या है जो पिताजी इससे बहुत प्यार करते हैं? ये तो सुंदर भी नहीं है और इसमें तो दिमाग भी नहीं है, कोई भी इसे पागल बना देता है। हाँ बहन, सही बोल रही है तू। चलो कुछ तरकीब लगाते हैं कि वो राजा के आसपास भी ना रहे। वो तीनों सोचती हैं कि वो राजा के आसपास ही रहेंगी। अगर राजा राधा के पास जाएगा तो वो इसको किसी काम में उलझा देंगी और राधा से नहीं मिलने देंगी। ऐसे ही अगर राधा पिताजी के पास जाने की कोशिश करेगी तो उसको डराकर भगा देंगे। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, पर फिर एक दिन राजा के पास तीनों बहनें जाती हैं और राधा की शिकायत करती हैं। पर राजा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तब सबसे बड़ी बहन बोलती है, पिताजी, आप राधा से सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते हो? हम तीनों से क्यों नहीं करते? हम भी तो आपकी ही बेटियां हैं। आप तो बस राधा से ही प्यार करते हो। तो राजा पहले तो मुस्कुराया, फिर बोला, मेरी बेटी, मैं सही समय आने पर जवाब दूंगा इसका तुम्हें। सही समय आने का इंतजार करो। ठीक है पिताजी। और ऐसा बोलकर वो तीनों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही महीने निकल गए और एक दिन राजा अपनी चारों बेटियों को बुलाता है और बोलता है, मेरी उम्र हो चुकी है अब। मुझे इस राज्य के लिए एक राजकुमारी चुननी है जो मेरे राज्य की देखभाल करे और मेरे खजाने का भी ध्यान रखे। तीनों राजकुमारियां बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, मैं बनूंगी अगली रानी। मैं तुम सब में सबसे बड़ी हूँ। नहीं नहीं, मैं बनूंगी। ऐसे ही तीनों में बहस हो जाती है। तभी राजा बोलता है, जाओ, पूरे महल में से जो सबसे कीमती चीज है तुम्हारे लिए वो ले आओ, और जिसकी चीज मेरे को सबसे पसंद आएगी मैं उसे अपनी राजगद्दी दे दूंगा। तीनों बहनें फटाफट दरबार से भागकर जाती हैं और खजाने के कमरे की तरफ भागती हैं। उनके लिए सबसे महंगी और कीमती चीज तो सोना चांदी हीरे ही थे। वो फटाफट बड़े संदूक में वो भर लाती हैं और अपने पिता के पास पहुंच जाती हैं। वो देखती हैं राधा तो वहीं खड़ी है और वो कहीं गई ही नहीं। तभी एक बहन राजा से बोली, देखा पिताजी, हमने बोला था ना, ये बिल्कुल बेवकूफ है। इसको पता ही नहीं क्या चीज कीमती है क्या नहीं, क्या रानी बनेगी ये। हा हा हा। तभी राधा राजा के पास जाती है और बोलती है, मुझे क्या जरूरत इन वस्तुओं की? मेरे लिए सबसे कीमती चीज तो आप हो। आप हो तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं। ये सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो समझ जाता है वो सही था। राधा से अच्छा और कोई नहीं संभाल सकता उसके राज्य को। तभी राजा बोलता है अपनी तीनों बेटियों को, देखा बेटा, तुमने मेरे से एक सवाल पूछा था कि मैं राधा को सबसे ज्यादा प्यार क्यों करता हूँ। शायद अब तुम्हें इस चीज का जवाब मिल गया होगा। तीनों बेटियां बहुत शर्मिंदा होती हैं और राजा बोलता है, मैं तुम तीनों को भी बहुत प्यार करता हूँ। आखिरकार तुम सब मेरे ही बच्चे हो। तीनों बहनें राधा से माफी मांगती हैं। मुझे माफ कर दो राधा, अब से हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अब से हम मिलजुल कर खुशी खुशी रहेंगे। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर राज्य होता था, कुमकुमपुर। वहाँ के राजा भानु प्रताप के बेटे विक्रम प्रताप शादी के लायक हो गए थे, लेकिन राजा और रानी को एक सही और समझदार लड़की नहीं मिल रही थी अपने बेटे के लिए, जो उनके बेटे के साथ साथ राजमहल और राज्य कार्य को भी अच्छे से संभाले। कुमकुमपुर एक बहुत ही खुशहाल राज्य था।
सब वहाँ बहुत खुशी से रहते थे और ये सब वहाँ के राजा रानी के अच्छे होने की वजह से ही था। राजा रानी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। वो हमेशा ऐसे काम करते अपने राज्य में जिससे सभी को खुशी मिले, कोई दुखी ना रहे। इसीलिए ये राज्य दूर दूर तक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। एक दिन राजा रानी बात कर रहे होते हैं अपने गार्डन में। तभी रानी राजा से बोलती है, महाराज, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई इस राज्य की सेवा करते करते, अपनी प्रजा का ध्यान रखते रखते। मैं चाहती हूँ हमारी जो बहू आए वो भी हमारे राज्य का ऐसे ही ध्यान रखे, ऐसे ही पूरे राज्य को अपना घर समझकर इसकी रक्षा करे, चाहे हम रहें या ना रहें कल। मैं भी यही चाहता हूँ महारानी, पर लेकिन इतनी समझदार और अच्छी कन्या कहाँ मिलेगी आजकल के समय में। कार्य तो बहुत मुश्किल है, पर हमको ढूंढनी पड़ेगी एक ऐसी राजकुमारी। सुनो, आज मैं अपने एक मित्र के यहाँ जा रहा हूँ उसकी बेटी को देखने। देखते हैं उसकी बेटी हमारे राज्य के लिए ठीक रहेगी या नहीं। ठीक है महाराज, ध्यान से जाइएगा, अपना ध्यान रखना। और फिर राजा निकल जाते हैं अपने मित्र के यहाँ उसकी बेटी को देखने। पर जब वो वहां जाते हैं और अपने मित्र की बेटी से मिलते हैं तो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं होती जैसी उनको अपनी बहू चाहिए थी। और फिर निराश मन से राजा वापस अपने घर आ जाता है। वापस आते ही रानी उससे पूछती है, क्या हुआ महाराज, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या आपको लड़की पसंद नहीं आई? रानी, हमें जैसी बहू चाहिए थी वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। पता नहीं कब वो समय आएगा जब हमारे बेटे के लिए हमें सही लड़की मिलेगी और हमारे घर में भी खुशियां आएंगी। क्या हमारे बेटे की कभी शादी ही नहीं होगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। महाराज, अब समय आ गया है, हमें अपनी गुरुमाँ के पास जाना ही होगा। जब जब हम पर संकट की घड़ी आई है, उन्होंने हमेशा हमें बचाया है उस संकट से और सही रास्ता दिखाया है। चलिए हम उनके पास ही चलते हैं अब। मुझे पूरा यकीन है राजकुमारी को ढूंढने में वो हमारी मदद जरूर करेंगी। और फिर वो दोनों अपनी गुरुमाँ के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पहले तो वो दोनों गुरुमाँ को प्रणाम करते हैं और उनको अपनी सारी परेशानी बताते हैं। सब कुछ सुनने के बाद गुरुमाँ कहती हैं, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे राज्य के लिए सही लड़की बहुत ही जल्दी तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन कब गुरुमाँ, हम तो ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, हमें कोई लड़की ही नहीं मिल रही और हमको कैसे पता चलेगा कि ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए गुरुमाँ। तो सुनो रानी, मैं महाराज को बीमार बना देती हूँ अपने जादू से और मैं आपको जादुई सैंडल देती हूँ। आप उस जादुई सैंडल को लेकर नदी के किनारे बैठ जाना और जो भी लड़की आके आपकी मदद करे उसको ये सैंडल दे देना। वही लड़की तुम्हारे राज्य का उद्धार करेगी और तुम्हारे घर की बहू बनकर आएगी। और फिर गुरुमाँ राजा को अपने जादू से बीमार बना देती है और फिर रानी महल की तरफ चली जाती है और राजा नदी के पास एक पेड़ के नीचे ही बैठ जाता है पास में। और उसके सैनिक भी उसके पास ही खड़े होते हैं थोड़ी दूरी पर, जो राजा पर लगातार नजर बनाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ पास के गांव में कोयल नाम की एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी तो वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी एक बहन भी थी जो कि उसकी सगी बहन नहीं थी। वो दोनों माँ बेटी मिलकर कोयल पर बहुत अत्याचार करते, उसको बहुत सताते, उससे घर का सारा काम करवाते और उसको ठीक से खाना भी नहीं दिया करते थे। तो उसी दिन कोयल की माँ उसको बुलाती है और कहती है, सुन इधर आ, कहाँ मर गई? हाँ माँ, आपने बुलाया मुझे। ऐसे घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब तुमको जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी है और नदी किनारे कपड़े धोकर लाने हैं हमारे। कुछ भी काम नहीं करती तू, काम चोर कहीं की। बहुत आराम कर लिया तूने,
अब हम तुझे बिठाकर नहीं खिलाएंगे, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन लेकिन माँ, मैं कैसे करूँगी इतना सब? मुझे जंगल में जाने से डर लगता है और वो बहुत दूर भी है यहाँ से। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। यहाँ काम चोरों की कोई जगह नहीं है। और फिर वो सारे कपड़े उसको भर के दे देती है और कोयल निकल पड़ती है जंगल की तरफ। पहले तो वो लकड़ियां काटती है, उनको इकट्ठा करती है एक जगह, फिर नदी के पास जाके कपड़े धोने लगती है। तभी वो देखती है कि पेड़ के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ा है और वो पानी मांग रहा है। और वो वहां जाती है और बोलती है, आप यहाँ पर घायल कैसे पड़े हैं? आपका घर कहाँ पर है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? और फिर वो उसकी खूब सेवा करती है, उसको ताजे ताजे फल खिलाती है, पानी देती है, उसकी मदद करती है। ये सब देखकर बूढ़े व्यक्ति के भेष में वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है उसकी सेवा से, और वो उसको एक जादुई सैंडल देता है और बोलता है, हम जल्द ही मिलने आएंगे और जब हम तुमसे मिलें तुम हमको ये सैंडल दिखा देना, मैं तुमको पहचान जाऊंगा। और उसके बाद वो अपने कपड़ों का टोकरा उठाती है और लकड़ियां भी ले लेती है और पहुंच जाती है अपने घर। और दूसरी तरफ राजा भी ये खुशखबरी रानी को देता है कि हमें जैसी लड़की चाहिए थी वो मिल गई है। मैं उससे ही मिलके आ रहा हूँ। उसमें बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे दया भाव हैं, शांत मन है और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। वही बनेगी हमारे राजघराने की बहू। उससे अच्छी लड़की हमारे राज्य के लिए कोई हो ही नहीं सकती। वहीं कोयल की माँ उसके हाथ में उस जादुई सैंडल को देख लेती है और उससे बोलती है, ये किसका चुरा लाई? पूरी नाक कटा देगी तू तो हमारी, जीने भी नहीं देगी हमको तू समाज में। तभी वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है और उसकी बात को सुनकर उसकी माँ के मन में लालच आ जाता है। और तभी राज्य में खबर आती है कि जिसके पास भी जादुई सैंडल है, कुमकुमपुर के महाराज उसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो कोयल से सैंडल छीन लेती है और मन ही मन सोचती है, अब तो रानी मेरी ही बेटी बनेगी। आने दे राजा को, मैं इस कोयल को बंद कर दूंगी और इसको रानी नहीं बनने दूंगी। और तभी उसकी सौतेली बहन वहां आ जाती है और बोलती है, तेरी जैसी भिखारन पर इतनी सुंदर सैंडल जचती नहीं, ये तो मैं ही पहन कर जाऊंगी राजा के आगे और रानी बनूंगी। इस पर कोयल बोलती है, ये तो मुझे दिया था उन्होंने, ये मेरा है, मुझ पर कृपा करो, मुझसे मत लो ये। पर माँ बेटी मिलकर उससे वो सैंडल ले लेती हैं और उसको घर के काम में लगा देती हैं और बहुत डांटती है उसको उसकी माँ। और इधर राजा रानी उसके घर आते हैं और बोलते हैं, हमको पता चला है हमारा दिया हुआ जादुई सैंडल आपकी बेटी के पास है। हम आपकी बेटी से मिलकर उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तभी वो अपनी बेटी को बुलाती है और बोलती है, देखो तुम्हारा हाथ मांगने कौन आया है। राजा देखकर पहचान जाता है, ये तो वो लड़की नहीं है जिसने मेरी मदद करी थी। राजा बोलता है, क्या आपके घर में यही एक लड़की है? जी हाँ, यही है। देखिए आपका दिया हुआ सैंडल भी मेरी बेटी के पास ही है। तभी राजा की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो पौधों को पानी दे रही होती है बाहर। वो बोलता है, जरा आप अपनी इस बेटी को बोलिए कि वो ये सैंडल पहन के दिखाए। और वो सैंडल नहीं आता उसकी बेटी के। फिर राजा कोयल के पास जाता है और बोलता है, वो ये सैंडल पहन के दिखाए। और वो सैंडल उसके आ जाता है। और फिर रानी बोलती है, तुम ही हो हमारी बहू, अब तुम हमारे महल की, हमारे राज्य की रानी हो। और वो कोयल को अपने साथ अपने महल ले जाते हैं और उसकी सौतेली माँ और बेटी देखते रह जाते हैं उसको। उसके बाद राजा रानी बहुत धूमधाम से
कोयल और अपने बेटे विक्रम प्रताप की शादी करते हैं और कोयल बहुत ही अच्छा राज्य चलाती है और एक बहुत ही अच्छी रानी बनती है और राजमहल में खुशी खुशी रहती है। बात है सोनापुर की। वहाँ सिमरन नाम की एक लड़की थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा सुंदर और घने थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके बाल झड़ गए और जवान होते होते वो कंजी हो गई पूरी तरह। तो जब वो छोटी थी तो उसकी क्लास में एक लड़का था राज। सिमरन उसे बहुत पसंद करती थी और उसको लगता था कि राज भी उसको प्यार करता है। पर जब राज ने देखा कि इसके बाल तो झड़ गए हैं तो राज के स्वभाव में बदलाव आ गया। सुनो सिमरन, तुम मुझे अब रोज रोज कॉल करके परेशान मत किया करो। मैं आजकल ज़्यादा बिजी हूँ, नई नई नौकरी लगी है मेरी। तुम तो मुझे बिल्कुल दुखी ही कर देती हो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? आज से पहले तो तुम खुद मुझे फ़ोन किया करते थे और अब मेरा फ़ोन करना भी तुमको बुरा लग रहा है। अरे ओ, ज़रा अपनी शक्ल को तो देख, तेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है। तेरे साथ खड़े होने में और कहीं जाने में मुझे बहुत शर्म आएगी। ऐसा कहकर राज वहाँ से चला जाता है और राज की ऐसी बातें सुनकर सिमरन को बहुत दुख पहुँचता है। वो रोते रोते मरने के लिए पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ी और पहुँच गई ऊंची पहाड़ी पर। अब अचानक से वो सोचती है, अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं। और इतना कहकर वो पहाड़ी से नीचे की ओर उतरने लगी और वहीं रास्ते में उसको एक चुड़ैल मिली। सुन लड़की, मुझे तेरी मदद चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद कर दे। अरे अरे पर आप तो चुड़ैल हो, मैं कैसे कर सकती हूँ आपकी मदद? आपके पास तो सारी शक्तियाँ हैं और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कैसे ही कर सकती हूँ आपकी मदद? ऐसे कैसे तू नहीं कर सकती मेरी मदद? क्या बात है, मुझे बता। मेरे इस गंजे होने की वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता, ना कोई मेरा दोस्त है। वैसे आपने ऐसा क्या किया है जो आपको मेरी मदद चाहिए? मुझसे एक पाप हो गया है हमारी दुनिया में, इसलिए सारी चुड़ैल मुझे ढूंढकर मारना चाहती हैं। मुझे कुछ दिन अपना रूप बदल कर किसी के घर रहना होगा। एक काम कर, मैं एक मुर्गी बन जाती हूँ और तुम उसे अपने घर ले जाना और मैं तुम्हारी ये समस्या भी दूर कर सकती हूँ। तुम्हारे सिर पर फिर से बाल आ सकते हैं। अच्छा जी, वो कैसे? तो सुन, जब मैं मुर्गी बनकर पॉटी करूँगी तो तुम उस पॉटी को अपने सिर पर लगाना रोज है। मतलब तुम्हारी पॉटी से मेरा गंजापन दूर होगा, हो जाएगा। ये कोई साधारण पॉटी नहीं है, ये है जादुई पॉटी और इसे लगाने से तुम्हारे सिर पर फिर से घने बाल आ जाएंगे। और इतना कहते ही चुड़ैल एक मुर्गी में बदल जाती है और सिमरन उस मुर्गी को अपने घर ले जाती है और रोज अपने सिर पर उस मुर्गी की जादुई पॉटी लगाने लगती है। और धीरे धीरे कुछ दिन में उसके सिर पर बहुत सुंदर और घने बाल आ जाते हैं और उसको रोहन नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। और जब ये सब राज को पता चला तो उसने सिमरन को देखा और वो देखता ही रह गया, क्योंकि सिमरन अब पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी। वो उसके पास जाता है और बोलता है, सिमरन तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम मेरी दोस्त बन जाओ ना। नहीं, मुझे ऐसे इंसान से दोस्ती नहीं करनी जिसे मेरी नहीं मेरी सूरत पसंद हो। कल को अगर मेरे बाल फिर से झड़ गए तो तुम तो फिर से मुझसे दोस्ती खत्म कर लोगे। अब नहीं रह सकते तुम मेरे साथ। चलो रोहन, यहाँ से कहीं और चलते हैं। और उसकी ऐसी बात सुनकर राज बहुत चल जाता है। कुछ तो राज है जो ये इतनी सुंदर हो गई है, पता करना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। एक दिन राज उसके घर की खिड़की पर पहुंच जाता है और उसको दिखती है वो जादुई मुर्गी।
वो चुपचाप उस मुर्गी को लेकर वहाँ से निकल लेता है और उस मुर्गी को लेकर नदी किनारे पहुँच जाता है और उसको नदी में डुबा देता है और वापस अपने घर लौट आता है। पर उसको क्या पता था, ये कोई मामूली मुर्गी नहीं है, ये तो चुड़ैल है। वो उसके घर पहुँच जाती है और उसको चोंच मारती है। हे भगवान, ये कहाँ से आ गई यहाँ? मैं तो इसको नदी में फेंक आया था। और तभी वो मुर्गी एक बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है। अरे तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई इस समय? मैं बस यहाँ से नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, पर तेज लहरों के कारण कोई नाव उस पार जा ही नहीं सकती। क्या तुम मुझे आज रात अपने घर ले चलोगे? पहले तो वो सोच में पड़ जाता है, पर फिर वो उसको अपने घर लेकर चला जाता है और घर जाते ही वो चुड़ैल आ गई अपने डरावने रूप में। अरे चुड़ैल, आप कैसे आई यहाँ? तू ही तो लाया है मुझे यहाँ। तू तो मुझे मारना चाहता था ना, तो मुझे नदी में फेंक आया था। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो आप हो। अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। क्या बोला तू? माफ कर दूं तुझे? वो क्या होता है? सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। तभी चुड़ैल अपनी छड़ी उठाती है और उसको जादू से गंजा कर देती है। अब आया ना मजा? अरे ये आपने क्या कर दिया? मुझे फिर से पहले जैसा कर दो ना प्लीज। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। और चुड़ैल उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसी ही जादुई और मज़ेदार कहानियाँ रोज देखने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।